युवा सृजन संवाद इलाहाबाद के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी जानते हैं कि हम युवा सृजन संवाद के मंच पर विभिन्न विषयों पर विषय विशेषज्ञों के साथ आपसे रूबरू होते हैं और आज इसी कड़ी में हमारे बहुत ही काबिल दोस्त प्रोफेसर प्रभाकर सिंह, हिंदी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, आपसे रूबरू हैं। आप उनके नाम से परिचित हैं और आप जानते हैं कि कविता, आलोचना और इतिहास लेखन में उनकी विशेष रुचि और गति है। लगभग 50 से अधिक रिसर्च पेपर्स देश की विभिन्न वैचारिक पत्रिकाओं के माध्यम से वो अपनी मेधा से आपको परिचित करा चुके हैं। 30 से अधिक पुस्तकों में अध्याय लेखन उन्होंने किया है और आधुनिक साहित्य विकास और विमर्श पुस्तक बहुचर्चित पुस्तक है उनकी। उपन्यास मूल्यांकन के नए आयाम से उन्होंने कथा साहित्य को नए नज़रिए, नई दृष्टि से देखा और परखा है। रीतकाल पर उनका विशेष अध्ययन है। आप सभी जानते हैं कि रीतकाल पर वो अनेक मंचों से अपनी बात को रखते रहे हैं। रीतकाल मूल्यांकन के नए आयाम और जो अभी फ़िलहाल पुस्तक जल्दी आई है उनकी, भारतीय भाषाओं में राम कथा, और उन्होंने राम कथा को विभिन्न आयामों से विभिन्न भाषाओं में किस तरह से वो प्रचलित है, कही जाती है, पढ़ाई जाती है, उसके बारे में बहुत विस्तार से अपनी बातें रखी हैं। संस्कृत भाषा विषयक पुस्तकों का संपादन है। पिछले दिनों उन्होंने वाणी डिजिटल मंच, वाणी प्रकाशन की ओर से आयोजित हिंदी साहित्य का इतिहास, अध्ययन की नई दृष्टि विषय से संबंधित 31 व्याख्यानों की विशेष श्रृंखला का संयोजन किया है। बहुत सुनी गई है, सराही गई है और जो बहुत जल्दी पुस्तक रूप में आपके सामने होगी। वो पिछले महीने ही पदोन्नत होकर आचार्य प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत हुए हैं। मैं उनका युवा सृजन संवाद के सभी साथियों के ओर से बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और अधिक वक्त ना लेते हुए उन्हें अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर प्रभाकर सिंह जी, आपसे रूबरू हैं। शुक्रिया बड़े भाई प्रोफेसर संतोष भदौरिया जी। युवा सृजन संवाद का यह मंच और उससे जुड़े सभी साथियों को मैं प्रणाम करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं इस मंच से जोड़ने के लिए और कुछ अपनी बात रखने के लिए। जैसा कि अभी बड़े भाई संतोष जी बता रहे थे कि आज जिस विषय पर आपसे संवाद करना है वह विषय है रीतिकाव्य पढ़ने के सूत्र। मित्रों, मेरा प्रिय विषय इस मायने में है कि रीतिकाव्य को लेकर हिंदी साहित्य में पिछले कुछ दशक से एक नए नजरिए के साथ बातचीत हो रही है। हिंदी आलोचना में, हिंदी इतिहास लेखन में रीतिकाव्य को सदैव से एक विरल काल के रूप में देखा गया और हम सब जानते हैं कि साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में एक दौर वह भी था कि जब आदिकाल, भक्ति काल और आधुनिक काल की तो खूब चर्चा होती थी, लेकिन रीतिकाल को दो उजालों के बीच एक अंधेरे के काल की तरह देखा गया और बहुत ज्यादा उस पर तवज्जो नहीं दिया गया। क्योंकि हुई तो तुलनात्मक आलोचना का जो दौर चला उसमें रीतिकाल को लेकर ही तुलनात्मक आलोचना की बहस छिड़ी कि देव बड़े हैं कि बिहारी बड़े कवि, तमाम सारे बिंदु हैं। और मैं आज जो आपसे बातचीत करना चाहता हूं
चूंकि विषय है कि पढ़ने के सूत्र क्या हो सकते हैं रीतिकाल को, क्या नई बहसें इसमें की जा सकती हैं। तो मुझे लगता है कि विमर्श में, इस दौर में जब समकालीन विमर्श का जो नया दौर चल रहा है, इतिहास लेखन का एक नया दौर चल रहा है, चीजों को देखने का एक नया नजरिया हमारे सामने दिखाई देता है, उसमें रीतिकाल को बहुत नए सिरे से, नए दृष्टिकोण से देखा परखा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि अब हिंदी साहित्य का एक मुकम्मल जो इतिहास लेखन है, उसमें रीतकाल को हिंदी साहित्य के सहज विकास की तरह देखा और परखा जा रहा है। रीतिकाल या रीतिकाव्य जिसे कहा जाए कि उसमें किन सूत्रों का अध्ययन हम करें, तो मुझे लगता है हमारे इस मंच से युवा साथी, शोधार्थी, विद्यार्थी ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो मैं उनके तई कुछ बातें जो इस बीच मैंने रीतिकाल पर पढ़ते हुए जो अध्ययन की नई सामग्री मुझे मिली, देखने का जो नया नजरिया मुझे मिला, वो आपसे साझा करना चाहता हूँ। और मैं आपसे ये साझा करना चाहता हूँ कि खासकर विद्यार्थियों के लिए कि रीतिकाल को मैं उस तरह से भी नहीं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता कि रीतिकाल हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा स्वर्ण युग है। असल में हिंदी साहित्य की जो सातत्यता में रीतिकाल है, रीतिकाव्य, जिसको परखने के नए दृष्टिकोण क्या हो सकते हैं, नई दृष्टियां क्या हो सकती हैं, नए टूल्स क्या हो सकते हैं, इस पर कुछ चर्चा मैं करूंगा आपसे। उसे हम कुछ भागों में बांट लें तो बेहतर है। तो मैं शुरू में आपसे चर्चा करूंगा कि रीतिकाव्य को की अवधारणा जो है उसको किस तरह से देखा परखा जाता है। फिर रीतकाल में जो इतिहास लेखन के अंतर्विरोध रहे हैं उसको समकालीन संदर्भों में किस तरह से देखा जाए, और उसमें नए तत्व कौन से हैं, कौन से ऐसे दृष्टिकोण रह गए हैं जिनको रीतकाल को देखने के लिए हमें नया नजरिया उनमें दिखाई देता है, उस पर भी कुछ बातचीत करेंगे। और फिर रीतिकाव्य की जो नई सैद्धांतिकी है, उसके पूरे बनावट में नए दृष्टिकोण के साथ कैसे हम शोध कर सकते हैं, उस पर हस्तक्षेप कर सकते हैं, उस युग के बारे में, उनके रचनाओं के बारे में, परिवेश के बारे में और कविता के बारे में क्या नया हम पढ़ और देख सकते हैं। मैं बात शुरू करता हूँ रीतिकाव्य के बारे में। हम सब जानते हैं कि रीतिकाव्य जिसे मध्यकाल कहा जाता है, उसमें दो, एक पूर्व मध्यकाल है, दूसरा उत्तर मध्यकाल है। और उत्तर मध्यकाल में 17वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक के समय को रीतिकाल का दर्जा दिया जाता है, रीतिकाव्य कहा जाता है। अब इसमें और चीजों को मैं छोड़ता हूं, लेकिन एक खास बात यह है कि रीतिकाव्य कहते ही काव्यशास्त्र का जो बोध होता है, भारतीय काव्यशास्त्र की सरणियों का जो बोध होता है, जिसमें रस से लेकर ध्वनि सिद्धांत तक का पूरी जो परंपरा है, आचार्य भरत से लेकर आचार्य आनंदवर्धन तक, उन परंपराओं में जो रीति सिद्धांत है, जिसे वामन महत्वपूर्ण आचार्य जिसके माने जाते हैं, उन सारे सिद्धांतों की प्रक्रिया को सिद्धांतों के साथ ग्रहण करते हुए उसे नई चेतना के साथ कविता में पिरोने और सिद्धांत लिखने के साथ साथ कविता में पिरोने की जो बातचीत रीतिकाल में हुई, मसला फंसा कि भक्ति काल के बाद रीतिकाल इस तरह से आया। और भक्ति काल में जिसे जनपदीय भाषाओं का एक आंदोलन जिसमें चला, जिसमें जिसके बारे में कहा जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल के बाद जो रीतिकाल आया उसको सहज विकास के रूप में नहीं देखा गया, जबकि बाद में ये कहा जाता है, ये विस्तार के साथ इसमें हुआ कि आप देखें कि कविता को लेकर, कविता में ब्रज भाषा को लेकर जो नवाचार है ब्रज भाषा का, ब्रज भाषा की जो जन संस्कृति है, उसको लेकर रीतिकाल की पूरी कविता जिस तरह से लिखी गई और विस्तार जिस तरह से हुआ, उसमें शास्त्र को कविता में पर्यवसित करने का, रूपांतरित करने का जो आंदोलन चला, एक प्रकार से उसे मैं काव्य आंदोलन कहूंगा, वो जो चला उसको बहुत नए सिरे से देखने की जरूरत। भक्ति काल के महान कवि, बड़े कवि तुलसीदास जब यह लिखते हैं कि कवि न होऊं नहीं चतुर कहामहु, मति अनुरूप राम गुण गावो, तो कविता को वहां द्वितीयक रूप में वह रखते हैं। लेकिन यहाँ पर आके आप ध्यान दीजिए कि जब कवि डंके की चोट पर यह कहता है, या कविता लिखने के लिए कविता की पूरी क्रियात्मकता जिसे कहते हैं, जिसमें आगे के सुकवि रीझियों तो कविताई नत और राधा कनाही सुमिरन को बहानो है,
भिखारी दास की ये कविता रीतकाल के प्रस्थान बिंदु की तरह इसको लिया जाता है उसकी अवधारणा को विकसित करने के लिए। तो ये माना जाता है कि यहाँ पर कविता है और कविता की जो रचनात्मकता है उसको तवज्जो दिया गया और कविता की जो कला है उसको बहुत महत्व दिया गया। और यहाँ जो कला शब्द है उसको अगर ध्यान दें तो आप ध्यान दीजिए कि मध्य युग का एक ऐसा कालखंड है जहां पर भाषा, चित्रकला, संगीत, स्थापत्य और दरबार, इन सब में यह वैभव का युग है। तो उसी में कविता कैसे हीनतर हो सकती है, क्योंकि कवि जब यह बात कह रहा है तो उसमें ध्यान दीजिए कि वह पूरी परंपरा को अपने साथ लेकर एक नए युग के साथ इस चीज को लिखता और पढ़ता है, उसके बारे में बातचीत करता है। और काव्यशास्त्र की वो जो पूरी परंपरा जो भारतीय काव्यशास्त्र की जिसे संस्कृत काव्यशास्त्र कहते हैं उसे ब्रज भाषा में रूपांतरित करने का काम इस युग में होता है। और वो रूपांतरण की वह प्रक्रिया साधारण नहीं है, बड़े समझदारी के साथ सिद्धांतों को ग्रहण करना, उन पर ग्रंथ लिखना और फिर उसी आधार पर कविता निर्मित करना। और उस काव्य की उस पूरी परंपरा में जिन ग्रंथों को लेकर रीतकाल के कवियों ने स्रोत ग्रहण किया वो मैं कुछ नाम आपके सामने रखता हूं, फिर सीधे मैं उन बहसों की तरफ बढ़ूंगा जिन पर मुझे बातचीत करनी। लेकिन ये प्राथमिक तौर पर इन बहसों पर बातचीत करना बहुत जरूरी है कि ब्रज भाषा में आप ध्यान दें कि एक जनपदीय भाषा जो पश्चिमी हिंदी प्रदेश की भाषा है उसकी भाषा को लेकर किस तरह से उस दौर में उसको कैसे कविता में ढालता है कवि, सिद्धांतों को निरूपित करता है कवि और उस परंपरा को एक नई चेतना के साथ रूपांतरित करने की कोशिश करता है। उसमें भारतीय काव्यशास्त्र जिसे संस्कृत काव्यशास्त्र जिसे कहते हैं, और हम सब जानते हैं कि संस्कृत के काव्यशास्त्र की वो पूरी परंपरा मुट्ठी भर लोगों के लिए थी, क्योंकि जो जनभाषा थी वह संस्कृत नहीं बन पाई थी। इसलिए मध्यकाल में आकर कवियों ने महसूस किया कि उन सारे प्रणालियों को जो पूरा स्रोत है हमारे भारतीय साहित्य की परंपरा का जो महत्वपूर्ण स्रोत है उसे जन जन तक पहुंचाना चाहिए। और यूं कि वो रास्ता कोर्ट से आता है, वो दरबार से आता है, लेकिन उसका जो रूपांतरण किया वो महत्वपूर्ण है। आप देखें कि आचार्य भरत का नाट्यशास्त्र, भामा का काव्य अलंकार, केशव मिश्र का अलंकार शेखर, जयदेव का चंद्रालोक, अप्पय दीक्षित का कुवलय आनंद, मम्मट का काव्य प्रकाश, विश्वनाथ का साहित्य दर्पण, आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक, भानुदत्त की रसमंजरी, जगन्नाथ का रसगंगा, ये ऐसे स्रोत हैं, ऐसे ग्रंथ हैं जिनके आधार पर रीतिकाल के जो सिद्धांतकार आचार्य और कवि हैं उन्होंने उस चीज को ग्रहण किया और फिर कविता में उसको रूपांतरित करने की कोशिश की। आप ध्यान दीजिए कि सिद्धांतों को हूबहू नहीं ग्रहण किया उन्होंने, वो अपने टेस्ट से उस सिद्धांत को ग्रहण करते हैं और कविता में उसको परिवर्तित करते हैं, उसको विकसित करते हैं। जो ग्रंथ हमारे सामने बड़े महत्वपूर्ण हैं जिन पर बार बार हम चर्चा करते हैं और प्रायः उन्हें शास्त्र का ग्रंथ कह के खारिज कर देते हैं, उन ग्रंथों में केशव दास की रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला, सेनापति की कवित्र रत्नाकर, चिंतामणि की कवि कल्पतर, मतिराम का रसराज, देव का भाव विलास, पद्माकर का पद्मागण, भिखारी दास का काव्य निर्णय, ये सारे ग्रंथ हैं। मैं आपको सिर्फ नाम थोड़ा सा 2-4 मिनट में गिना रहा हूं। ये सारे इन ग्रंथों की खासियत क्या है? इन ग्रंथों की खासियत ये है कि ब्रज भाषा में इन ग्रंथों में सिद्धांत भी रचा गया और उसके बाद इन सिद्धांतों में कविताएं जो लिखी गई वो मौलिक कविताएं जिस तरह से रची गई वो ब्रजभाषा की जन संस्कृति का विस्तार करती, कविता की जन संस्कृति का विस्तार करती। उस विस्तार के साथ अब इसे ये भी कहा जाता है कि इसमें कई सारे भागों में कविताएं लिखी गई, कई सारे अंगों में कविताएं लिखी गई। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं उस पर बातचीत नहीं करता, मुझे कुछ दूसरे पक्षों पर बातचीत करनी है जिसमें आचार्य और आलोचकों ने रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीत सिद्ध, रीति मुक्त काव्य धाराओं में उसे बांटा और फिर एक तरफ नीति कविता और वीर भाव की कविता, तमाम सारी कविताएं हैं यहाँ पर। लेकिन सम्यक रूप से अगर आप देखा जाए तो इन धाराओं से मुक्त एक बातचीत की जाए कि रीतिकाल में ऐसी कौन सी चीज थी जिसे आचार्यों ने, आलोचकों ने जिसे इस नजरिए से क्यों देखा कि उसमें वह कविता मात्र श्रृंगारिक कविता के रूप में देखी गई, उसे दरबारी कविता के रूप में देखा गया, उसे
क्यों नैतिकता और मर्यादा के आवरण में लिपटे हुए आचार्यों ने क्यों खारिज किया उस कविता को? उसके पीछे मुझे लगता है उस परिवेश में हमें जाना पड़ेगा, तो उसकी थोड़ी पड़ताल हम करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक खास बात बता दूं कि हिंदी आलोचना के विकास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऐसे पहले आलोचक हैं जो भारतीय काव्यशास्त्र की संस्कृत की चली आती हुई उस काव्यशास्त्रीय परंपरा में रसमीमांसा जैसा ग्रंथ लिखते हैं। यह खास है, अगर आपने रस मीमांसा पढ़ा होगा तो रस मीमांसा में रस के अवयव की बातचीत करते हुए, काव्यशास्त्र की सरणियों की बातचीत करते हुए उन्होंने जो सबसे ज्यादा उदाहरण दिया है वो रीतकाल के कवियों का उन्होंने दिया। इससे स्पष्ट होता है कि, और यह भी हम सब जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल असल में कविता के आलोचक, कविता की जो मर्मग्राहिता है, जो मर्म है कविता का, उसके सबसे सुधी आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, स्पष्ट है कि तमाम आलोचकों को पढ़ने के बाद जो हिंदी में आलोचनाएं जिन्होंने लिखी हैं, उसमें रीतिकाल की कविता को समझने के लिए सबसे बड़े आलोचक आचार्य शुक्ल ही हैं, क्योंकि आचार्य शुक्ल उस पूरे युग को खारिज करते हैं, उस युग को पतनशील काव्य का दर्जा देते हैं। लेकिन इसके बावजूद उनके जो कंट्राडिक्शंस हैं, जो समझदारी है, जो दिक्कतें हैं उनकी, वो दिक्कत असल में उस युग की आलोचना की भी है जिसकी देन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हम सब जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो आलोचना है वो द्विवेदी युग में विकसित होती, और द्विवेदी युग में जो बातचीत हो रही थी आलोचना की, तुलनात्मक आलोचना की, उस आलोचना के उस पूरे फ्रेम में एक खास बात थी जो 1901 में जो चीज विकसित हुई, वो नायिका भेद वाला जो निबंध था महावीर प्रसाद द्विवेदी का। नायिका भेद नाम के उस निबंध में आचार्य द्विवेदी ने जो फ्रेम बनाया, उस फ्रेम के शिकार आचार्य शुक्ल भी हुए। और वो फ्रेम यह बनाया उन्होंने, ध्यान दीजिए, इसके बारे में कहा जाता है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नैतिकता और मर्यादा को लेकर और इतिवृत्तात्मकता की जो उनकी पूरी कसौटी थी, जिसे विक्टोरियाई नैतिकता भी कहते हैं हम उस दौर की, उन सब के बीच में उन्होंने नायिका भेद जैसा निबंध लिखा। और वह ऐसा निबंध था जो युगीन चेतना का रूपांतरण कहा जाता है, लेकिन उससे ज्यादा वो खुद की चेतना का रूपांतरण था जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी उस निबंध में लिख रहे थे। और उस निबंध में उन्होंने सदाचरण के सत्यानाश के रूप में नायिका भेद को लिया, उन्होंने युवकों को कुपथ पर ले जाने वाली नीति के रूप में उन्होंने उसको लिया, और फिर एक फ्रेम बनाया रीतिकालीन कविता और रीतिकाल की पूरी उस शास्त्रीयता को खारिज करने का एक फ्रेम जो विकसित किया, उसी फ्रेम का शिकार आचार्य शुक्ल भी हुए। आप ध्यान दें कि आचार्य शुक्ल द्विवेदी जी का जो फ्रेम था, उसी फ्रेम के साथ एक उस समय जो उहापोह या द्वंद्व मचा, उसमें रीतकालीन कवियों की जो के बारे में जो बातचीत शुरू हुई, कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी जैसी आलोचना लिखी, उसके समानांतर लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव जैसी आलोचना लिखी। लेकिन आप ध्यान दें कि इसके बीच में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा 1929 में जो प्रकाशित हुआ, उसमें भी उन्होंने हिंदी साहित्य के रीतिकाल के कवियों की जो कविता की कसौटी है, हर कवि के लिए अलग फ्रेम बनाया उन्होंने। उसकी कविता की आलोचना जिस तरह से उन्होंने की वो बड़ी बेजोड़ है, लेकिन अंततः उन्होंने उसे उसी नायिका भेद के फ्रेम में यह बताया कि यह बधी हुई नालियों में बहती हुई चेतना है, और इससे वो कविता को खारिज करते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान दें तो आचार्य शुक्ल के आलोचना की समस्या, सबसे बड़ी चीज यह है, वो समस्या एक तरफ तुलसीदास का जो लोक मंगल की अवधारणा से उसको विकसित करते हैं, और लोक मंगल, और दूसरी तरफ उनकी अपनी ब्राह्मणिक नैतिकता और मर्यादा का उनका अपना संस्कार बोध, दोनों के बीच में और रीतकाल की उस कविता को मापने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा आचार जो उस श्रृंगारिक कविता में मतिराम की कविता, देव की कविता, घनानंद की कविता, इन सब पर बेतरह मुग्ध है, वो बिहारी की कविता पर। लेकिन जब वह निर्णय देने जाते हैं, आप ध्यान दीजिएगा कि आलोचना में जो मूल्यांकन वो करते हैं वो तो बड़ा बेहतर है वो कविता की कसौटी से, लेकिन जब वह निर्णय देते हैं तो वो लोक मंगल की कसौटी पर उस जिसे कहा जाता है कविता के फ्रेम में उस चीज को जो नहीं फिट करना चाहिए उसे फिट करके वो उस पर निर्णय देते हैं। इसके पीछे वो मैंने बताया कि उनका वो साहित्यिक संस्कार है, वो उनके जो मर्यादा और नैतिकतावादी जो
दृष्टि, इतिहास दृष्टि है, उसके वो शिकार होते हैं, जिसका शिकार रीतिकाल भी हुआ। मसला ये है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साथ आप ध्यान दीजिए कि बाद के आलोचकों में जो बड़े बुद्धिवादी महत्वपूर्ण आलोचक, मार्क्सवादी आलोचक, रामविलास शर्मा जैसे आलोचक भी इसके शिकार होते हैं, और शुक्ल जी के संकेतों के साथ ही वो लगभग रीतिकाल पर अपना नजरिया उसी तरह से प्रस्तुत करते हैं। यहाँ और भी बातें मैं करूं तो महत्वपूर्ण चीज जिसकी तरफ हमें संकेत करके हमें ध्यान देना चाहिए वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेख। मित्रों, मुझे हिंदी आलोचना में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ऐसे आलोचक के रूप नजर आते हैं, और उसमें भी आप ध्यान दीजिए कि जो फ्रेम आचार्य द्विवेदी की आलोचना का बनाया गया, उसमें खासियत, उसमें उसे एक फ्रेम में इस तरह बांधा गया कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के भक्ति काल को लेकर जो इतिहास दृष्टि है, उसके समानांतर प्रतिपक्ष में जो उन्होंने परंपरा के स्वाभाविक विकास की बातचीत की, उसमें रीति काव्य पर भी बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी उन्होंने दी, लेकिन उसे पूरी तरह साइलेंट मोड में डाल दिया गया, मतलब उस पर बातचीत नहीं हुई। मैं हिंदी साहित्य की भूमिका की तरफ इशारा कर रहा हूं। मित्रों, वो ऐसी पुस्तक है जिस पर जो हिंदी आलोचना का एक नवाचारी तत्व विकसित करती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ऐसा आलोचक जो भारतीय साहित्य की पूरी परंपरा का अवगाहन करता हुआ आलोचक, जो संस्कृत साहित्य की परंपरा, अभ्रंश की परंपरा, इन सारी परंपराओं, पाली, प्राकृत, अभ्रंश की पूरी परंपरा को जानने के साथ साथ वह उस मौखिक परंपरा के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे। इसीलिए वह उस साहित्य को भी समझते थे, सौंदर्य को भी समझते थे, उस जनधर्मी चेतना को भी समझते थे। और बाकायदा उन्होंने स्पष्ट तौर पर उस पुस्तक में लिखा है कि हिंदी आलोचना में रीतिकाव्य को देखने का ये जो नजरिया है, आप ध्यान दीजिए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संस्कृत के नायिका भेद पर बहुत टिप्पणी नहीं की। उन्होंने बताया कि वह अपने दायरे में बंधे हुए पवित्र तरीके से बातचीत करती, लेकिन रीतिकाल का जो नायिका भेद है उसे उन्होंने खारिज किया अपनी तरह से, जिसको आचार्य शुक्ल भी खारिज करते हैं। लेकिन द्विवेदी जी यह स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र को समझने के लिए, भारतीय चेतना को समझने के लिए, भारतीय साहित्य को समझने के लिए उन परंपराओं की तरफ अगर हम जाएंगे तो एक तरफ परंपरा का स्वाभाविक विकास में भक्ति के साहित्य को भी वो आकलित करने की कोशिश करते हैं, तो दूसरी तरफ वो ये बताते हैं कि जो रीतिकाल का जो काम शास्त्र है या काव्य शास्त्र है, जो शास्त्र है, जो रस शास्त्र है, श्रृंगारिकता का जो शास्त्र है, श्रृंगारिकता की जो कविता है, उस कविता को हमें देखने का जो नजरिया हमारा होना चाहिए वो परंपरा के उस विकास की तरफ वो इशारा करते हैं, जहां पर वात्सायन के कामसूत्र की वो बातचीत करते हैं। मित्रों, वात्सायन के कामसूत्र की तरफ इशारा वो करते हैं, लेकिन उस पर ध्यान लोगों का नहीं गया और ज्यादा लोगों ने बातचीत उस पर नहीं की। उसे मैंने बताया कि साइलेंट मोड में लगभग डाल दिया गया, जबकि एक नई चेतना के साथ वो बातचीत कर रहे थे। इवन की आचार्य द्विवेदी की मान्यताओं को लेकर नामवर सिंह भी दूसरी परंपरा की खोज नाम की जो पुस्तक लिखते हैं, उसमें इस तरफ वो ज्यादा न जाके वो भक्ति आंदोलन और आचार्य शुक्ल के समानांतर दूसरी इतिहास दिश की बातचीत करते हैं, तो उसी के इर्द गिर्द वो ज्यादा बातचीत करते हैं, क्योंकि नामवर जी खुद रीतिकाल को लेकर उनकी दृष्टि लगभग इन्हीं आचार्यों के साथ थी। बाद में वो विकसित होकर, या कहा जाए कि उसको नए नजरिए से वो देखने की कोशिश करते हैं, जो अलग अलग भाषाओं में वो दिखाई देता है। आपको मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूं कि हिंदी आलोचना में इन चीजों को इस तरह से देखने की एक नई दृष्टि विकसित होती है। नामवर जी बाद में आते हैं और वो फिर भाषण में अपने जो संग्रह भी है उनका रीतिकाव्य पर अलग से बातचीत करते हैं, और वो एक कहते हैं कि हमारे इतिहास लेखन में जो पश्चिम का इतिहास लेखन है, जिसमें वो ग्रियर्सन और मैग्रेगर की तरफ इशारा करते हैं और ये बताते हैं जो कोर्ट पोइट्री की तरफ उन्होंने इशारा किया और ऑगस्टन युग से तुलना की, इस युग की रीतिकाल की, उसे हमें दोबारा देखने की जरूरत। और कोर्ट पोइट्री के बारे में बड़ी खास बात उन्होंने बताई, और ये बड़ी मानीखेस बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने बताया कि दरबारी संस्कृति हमारे यहाँ जो रीतिकाल की दरबारी संस्कृति है, उसे सामान्य दरबार की तरह न लिया जाए। हम सब जानते हैं कि दरबार की वो जो संस्कृति है वो इतनी शास्त्रीय है, इतनी महत्वपूर्ण है कि उस युग में राजा सामान्य राजा नहीं होते थे, वो कला को और कविता को पसंद करने वाले राजा होते थे।
इसीलिए वो कवि जब लिखता है कि आगे के सुकवि रिझियों तो कविताई न तो राधा कन्हई सुमिरन को बहानो, इसका मतलब सिर्फ सामान्य तरीके से इसे न लिया जाए कि सिर्फ धन कमाई का ही जरिया नहीं था कवियों के लिए। वो अपनी कविता की सराहना चाहते थे और वो सराहना उस काल का जो राजा होता था, राजा और उस काल के जो आचार्य होते, जो कला को खूब समझते थे, कविता की कला को खूब समझते थे, शास्त्र को खूब समझते थे, वो सराहना करें तो बेहतर है। और एक खासियत और उस युग की कि हिंदी साहित्य में या भारतीय साहित्य में एक ऐसा कालखंड जहां पर कविता लिखने के लिए, कविता की जिसे कहा जाए कविता के प्रोडक्शन की फैक्ट्री निर्मित होती थी उस समय, ट्यूटर होते थे। और आप ध्यान दें कि क्या खूब वो दौर रहा होगा कि जिसमें बड़े बड़े राजा अपने बच्चों को कविता लिखने के लिए ट्यूशन दिलाते थे। केशवदास उस समय के सबसे हाई पेड ट्यूटर थे। केशवदास की रसिक प्रिया, कवि प्रिया जैसी रचनाओं को अगर आप पढ़ें तो आपको सिर्फ वो सामान्य रचनाएं नहीं नजर आएंगी, उनमें वो तमाम सारे तत्व हैं। और केशवदास खुद उस समय के ऐसे आचार्य हैं जो बड़े आचार्य भी हैं और बड़े कवि भी हैं, बड़े इतिहासकार भी हैं कई मायने में। अभी मैं बातचीत करूंगा उस पक्ष पर। आप ध्यान दीजिए कि यो की उसमें बहुत सारी सामान्य कविताएं भी लिखी गई, लेकिन कला की उत्कृष्टता की भी कविताएं उस दौर में खूब लिखी गई। और वो दरबारी संस्कृति जो है भारतीय चेतना की उस पूरी परंपरा को अपने साथ लेकर चलती है, सिर्फ वो एकाएक नहीं पैदा हुई, उसमें उस शास्त्र का अवगाहन करता हुआ राजा और उस आचार्य और उस दौर की कलावंत, वो सब कविता को सराहने की समझ रखते थे। बड़ी दिलचस्प टिप्पणी उसमें नामवर जी ने की है कि वह दरबार आज के दरबार की तरह नहीं है कि हमारा राजा जिसे कविता की भी समझ नहीं है, जिसे कला की समझ नहीं है, और हमारी पोइट्री जो आज के समय में जिसको समझने के लिए एक चेतना हमें चाहिए। इसीलिए आप ध्यान दीजिए कि बड़ी समस्या है हमारे दौर में भी कि अच्छी कविता किसे कहा जाए और बुरी कविता किसे कहा जाए और सामान्य कविता किसे कहा जाए, क्योंकि एक पॉपुलर पोइट्री ऐसी है जिसको जो कवि कहते हैं, और हमारे समय में भी कविता का जो संस्कार है हमारा, वो बहुत कम लोगों के पास है जो कविता की असली समझ रखते हैं। उस दौर में ज्यादा बेहतर स्थितियां थी, ऐसा आलोचकों ने कहा, और इसे हमें फिर से समझने की जरूरत है। एक दृष्टिकोण यह भी है। इन सारे बिंदुओं के साथ कविता को हिंदी आलोचना में जो बातचीत है वो आप रीतिकाल में देख सकते हैं। एक तीसरा पक्ष है, मैं उसकी तरफ इशारा करता हूँ। 40 के दशक में ही एक बड़े आलोचक थे, उनका नाम कम जिक्र किया जाता है, केसरी नारायण शुक्ल। उन्होंने आधुनिक काव्यधारा का सांस्कृतिक स्रोत नाम की जो पुस्तक लिखी उन्होंने, उसमें उन्होंने रीतिकाल की कविता को प्रेम की कविता के रूप में देखा। और आप ध्यान दें कि उस लेख में उन्होंने रीतिकालीन कविता में जो चित्रकला है, संगीत है, इसको लेकर बहुत व्यापकता के साथ ये बताया कि यह वही दौर है जिसमें चित्रकला और संगीत पर, मैं अभी विस्तार से इस पर थोड़ी सी चर्चा बाद में करूंगा, कि यह वही दौर है जिस पर उसका असर दिखाई पड़ता है, विशेष रूप से उसका असर दिखाई पड़ता है। इसलिए अपने युग की चित्रकला, संगीत और स्थापत्य को अपनी कविता में समोने वाली कविता है। और वह अगर स्वर्ण युग है चित्रकला का, संगीत का, तो कविता का भी स्वर्ण युग है। स्वर्ण युग में शब्द न प्रयोग करूं, वैभवशाली युग इसे कह सकते हैं। ये भी एक नजरिया है देखने का। मित्रों, बहुत सारे आलोचक हैं, मैं कुछ ऐसे विरल आलोचकों का नाम जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा जिन्हें हमें नए सिरे से पढ़ना चाहिए रीतकाल को लेकर। उन्हीं में से एक आलोचक हैं विजय देव नारायण शाही। विजय देव नारायण शाही मुझे इस मायने में विरल आलोचक लगते हैं कि उन्होंने अपने समय में तमाम सारी हिंदी साहित्य को लेकर एक नए दृष्टिकोण से बातचीत रखी। उनका एक निबंध है और वो निबंध जरूर पढ़ना चाहिए कि धर्मनिरपेक्षता की खोज में हिंदी साहित्य और उसके पड़ोस पर एक दृष्टि। उसमें उन्होंने रीतकालीन ब्रज भाषा के नवाचार पर बेहतरीन टिप्पणियां की। मैं छोटी सी एक टिप्पणी आपके सामने जरूर पढ़ना चाहता हूँ, वो विद्यार्थी और शोधार्थियों के लिए विशेष रूप से, कि इसको पढ़ें और देखें, वो समझें कि विजय देव नारायण शाही कैसे रीतिकाल की उस आलोचना को, रीतिकाल की उस कविता को नए नजरिए से कैसे देखने के लिए आग्रह करते हैं। उन्होंने लिखा है कि ब्रजभाषा कवियों ने सबसे बड़ा कमाल यह किया कि जब एक और राजनीतिक एकता टुकड़े टुकड़े हो रही थी, उन्होंने आज जो हिंदी भाषी क्षेत्र कहलाता है उसे इस पूरे खित्ते के लिए बड़े मनयोग से सर्वमान्य भाषाई माध्यम निर्मित कर डाला।
इतना ही नहीं, उसे परवान भी चढ़ाया, पूरे क्षेत्र को एक समान रुचि और काव्य भंगिमा दी और लोक भाषा में तरास और प्रगल्भता की खोज निकाली, जो न सिर्फ सात समुंदर पार उसी समय के अंग्रेजी मेटाफिजिकल कवियों की बौद्धिकता की जैसी लगती है, बल्कि पैदा करने में उनसे आगे भी निकल जाती है। पंजाब से लेकर मिथिला तक, कश्मीर से सतारा तक, एक तरह से हृदय का धड़कना सिर्फ दरबारी विलासिता या विमूढ़ रूढ़िवादिता के बूते का काम नहीं है, कुछ और है जो बिहारी के दोहों को बाकी मुस्तैदी और भी घनानंद के स्वर को कसकता हुआ पकापन देता है। भाषा का स्तरीकरण और भी मार्के की बात लगती है जब हम पहले की ओर देखते हैं। माना कि भक्ति काव्य ने ब्रज भाषा को फैलाया, लेकिन समूचा भक्ति काव्य, विशेषता श्रेष्ठ काव्य फिर भी स्थानीय बोलियों में बटा दिखता है, जबकि भाषा की अपनी प्रतिभा की अभिव्यक्ति और उसकी पूरी निष्पत्ति अगर देखना हो तो बाद में वह कहते हैं कि हिंदू मुसलमान दोनों दरबारों में ब्रज भाषा कविता एक ही मुहावरे का उदय हुआ, समन्वित और अकेले धार्मिक तत्ववाद के मान का नहीं, इसे बौद्धिक श्रृंगार रस की जरूरत थी। और उसमें वो शब्द देते हैं कि बौद्धिक विश्लेषण में जानबूझकर प्रयोग कर रहा हूं और यह काम किया रीतिकाल ने, क्योंकि रीतिकाव्य की अंतर्निहित बौद्धिकता को न समझ पाने के कारण ही लोगों ने विलासिता या अनैतिकता के बेमानी फतवे किए और रीतिकाल के श्रेष्ठ काव्य की प्रकृति को नहीं पकड़ पाए। ये आप ध्यान दीजिए कि ये वो स्टेंजा जब लिखते हैं तो ये स्पष्ट करते हैं कि वह श्रृंगारिकता, बौद्धिक श्रृंगारिकता, एक नया शब्द देते हैं उसके लिए। और ये बौद्धिक श्रृंगारिकता का मतलब समझदारी के साथ विकसित की गई श्रृंगारिकता है। इसे सामान्य कसौटी पर श्रृंगारिकता की श्रेणी से ही न देखा जाए। एक और खास चीज कि हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में श्रृंगारिकता और जो सामाजिकता और श्रृंगारिकता और तमाम सारे जो रस या भक्ति और श्रृंगार जिसे कहा जाता है, वो अलग अलग नहीं है, वो एक साथ विकसित होता है। और एक साथ विकसित होने की जो परंपरा है, उसे देखने का नजरिया हमारे अंदर शायद उसे कुछ आलोचना की ऐसी कसौटी विकसित हुई कि उसे अलग कर दिया गया। जबकि श्रृंगारिकता और भक्ति का दोनों की आवाजाही साथ साथ चलती। आप चाहे रामचरितमानस पढ़ें, सूरसागर पढ़ें या बाद के दौर की कविताओं को पढ़ें, तो उसमें ये दोनों की आवाजाही आसपास इसी तरह से चलती। इसको इस तरह से भी देखने का एक नया नजरिया हमें विजय देवनारायण शाही देते हैं। मित्रों, मैं बहुत सारी बातें और छोड़ रहा हूं। मैं हिंदी में जिन आलोचकों ने इस बीच में काम किया है रीतिकाल को लेकर, जिनकी पुस्तकें हमें पढ़नी चाहिए, जिन्हें हमें नए सिरे से देखना चाहिए, वो पुस्तकें हैं। एक तो डॉक्टर नगेंद्र ने काम किया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि डॉक्टर नगेंद्र ने प्रायः शोध परक तरीके से विवेचना तो की, लेकिन उन्होंने बहुत डिपार्चर पॉइंट उनके यहाँ रीतकाल को लेकर, उसकी कविता को लेकर इस तरह से विश्लेषण नहीं दिखाई देता है, लेकिन बहुत कम है वहां पे। जबकि बाद के दौर में जो आलोचनाएं हमारे सामने आती हैं, उसमें सुधीश पचौरी ने एक नए सिरे से आलोचना विकसित की रीतकाल को देखने की, जो वैचारिक तरीके से जो नई उत्तर आधुनिक विमर्श की जो नई कसौटियां हैं उसको लेकर फूको के साथ जोड़ते हुए उन्होंने इतिहास लेखन के नए दृष्टिकोण से रीतिकाल को देखने और समझने की कवायद की, जिसमें उनकी पुस्तक ही अभी छप के आई है कि रीतिकाल सेक्सुअलिटी का समारोह, ये पुस्तक। इन सब के बीच में आप ध्यान दीजिए कि रीतिकाल की कविता पर देखने का एक नया नजरिया हमें अभय कुमार दुबे के लेखन में दिखाई पड़ता है। अभय कुमार दुबे जो समाजशास्त्री CSDS से जुड़े हुए हैं, हम सब जानते हैं कि प्रतिमान नाम की पत्रिका वो निकालते हैं, उसमें उन्होंने लगातार लिखा है इसके बारे में। और उन्होंने एक अनर्थकारी घटना के रूप में रीतिकाल में जो नायिका संहार करके उनका लेख है, उस पर उन्होंने एक समाजशास्त्री दृष्टिकोण के साथ देखने की कोशिश की है कि उर्वर युग को कैसे हिंदी के आलोचकों ने किनारे किया, उसे नए सिरे से देखना और परखना चाहिए। ये बातें करते हुए मैं सिर्फ एक तरफ और इशारा करता हूं आपको कि हिंदी आलोचना के साथ साथ ये सारी चीजें इस दौर में इसलिए विकसित हुई कि अंग्रेजी साहित्य में रीतिकाल पर काम करने वाले आलोचकों ने बेहतरीन काम किया रीतिकाल को लेकर। मैं कुछ नाम आपके सामने जरूर पढ़ना चाहूंगा।
एलिसन बुश, स्टुअर्ट मैकग्रेगर, रूपर्ट स्नेल और इमरे बंगा जैसे जो आलोचक हैं, बड़े विद्वान हैं, जिन्होंने इस कोर्ट पोइट्री को लेकर, दरबारी कविता को लेकर, उसकी सृजनात्मकता को लेकर नए सिरे से देखा और परखा, और हमारी नई चेतना के साथ कि वह कविता कैसे उस जिसे कहा आधुनिकता के, प्राक आधुनिकता के रूप में, आधुनिकता के विकास के रूप में कैसे भक्ति काल के बाद विकसित होती हुई कविता है, इन सब नजरिए से उसको देखते और परखते हैं। इसकी बात, एक खास बात और आपसे मैं बताना चाहूंगा कि एक जो बड़े महत्वपूर्ण विद्वान हैं, उनका नाम जरूर मैं लेना चाहूंगा, जो केशव दास को लेकर अलग से काम करने वाले आलोचक हैं, जिसमें कालीचरण बहल का नाम लेना चाहूंगा। कालीचरण बहल ने द हिंदी रीथ ट्रेडिशन एंड द रसिक प्रिया ऑफ द केशवदास, और फिर और 2 निबंध उन्होंने लिखा, महत्वपूर्ण निबंध। इस पर उन्होंने उस दौर की पूरी पोइट्री को लेकर, उस कोर्ट पोइट्री को लेकर, उसकी गहराई को लेकर विस्तार के साथ वो उसकी चेतना को विवेचित करते हैं। इस नजरिए से हमें रीतकाल को देखना और परखना चाहिए। और इतिहास लेखन में ये सारी चीजें, ये नवाचार क्यों इस तरह से विकसित हुआ रीतकाल को देखने का, यहाँ एक संकेत जरूर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि जब विमर्शकारी दौर चला, हमारे विमर्शवाद का दौर चला, जिसमें स्त्री लेखन का एक नया दौर हमारे यहाँ विकसित हुआ, पश्चिम से लेकर हिंदी जगत में आप ध्यान दीजिए, जिसमें सिमोन दे बुवार से लेकर और बाद में तमाम सारे बड़े जो रचनाकार और चिंतक हैं, उन्होंने स्त्रीवाद को लेकर जो नई सैद्धांतिकी विकसित की, उसका असर हमारी हिंदी से चेतना पर भी पड़ा। और हिंदी चेतना में स्त्रीवादी लेखन का एक स्वर उभरा, जिसमें स्त्री अपने कैसे देह विमर्श की बातचीत करते हुए और यौन मुक्ति की बातचीत करते हुए, इन सारी वर्जनाएं थी, जिनको एक आलोचना की शरण में, जिसे मर्यादा और नैतिकता के घटाटोप में बांध दिया गया, उससे मुक्त होने की बात वो स्त्री करती है। अपने तई वह परिवार और समाज का हिस्सा होते हुए भी इन सारी चेतनाओं के साथ वह एक नए सृजन का द्वार खोलती है। मृदुला गर्ग से लेकर, मन्नू भंडारी से लेकर, कृष्णा सोबती से लेकर, उषा प्रियमदा से लेकर, अनामिका से लेकर, लंबी फहरिस्त है, मैत्रेयी पुष्पा, इन सब ने अपने साहित्य में स्त्री चेतना का एक नया नजरिया प्रस्तुत किया। और मित्रों, इस नजरिए से रीतकाल की कविता एकाएक फिर उभर आई, और वो कविता, वो नायिका जिसे स्वकीया और परकीया के खांचे में, खिज्जे में बांध कर ही सिर्फ देखा जा रहा था, उसको नए नजरिए से देखने का एक दृष्टिकोण विकसित हुआ। और उस दौर की वो नायिका सिर्फ नायिका नहीं है। आप ध्यान दीजिए कि भक्ति काल में नायक और नायिका का वो जो चेहरा है, वो नायिका और नायक के चेहरे में बदल जाता है। वो जो नागर नायिका है, वो सिर्फ नागर नायिका राधा नहीं है, वो लोक नायिका के रूप में दिखाई देती है। आप ध्यान दीजिए कि लोक की वो चेतना और शास्त्र की वो चेतना दोनों आपस में इस तरह से रीतकाल में मिल जाते हैं कि रीतकाल में एक उन्मुक्त नारी चेतना भी आपको दिखाई देती है। वहां पर यूं कि आलोचकों ने इस नजरिए से जरूर देखा है कि वहां नारी सिर्फ भोग की वस्तु के रूप में है, श्रृंगार के वस्तु, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है अगर आप कविता में थोड़ा गहराई से उतरे, जैसा कि बहुत सारे लोगों ने लिखा है इस पर, कि नारी की जो चेतना है उससे एक पारिवारिक सामाजिक दायरे में होते हुए भी एक उन्मुक्त व्यक्तित्व के रूप में उसका रूपायन किया है रीतिकाल के कवियों ने। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं विस्तार से उस पर बातचीत करने के लिए अवकाश चाहिए, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि इन विमर्शों ने रीतिकाल को देखने का एक नया नजरिया हमारे सामने दिया, खासकर स्त्रीवादी चेतना ने। अब मैं एक खास और बात की तरफ आपका इशारा आपको ले जाना चाहता हूं कि रीतिकाल को समझने के लिए हमारे यहाँ आलोचना के जो स्कूल विकसित हुए, आलोचना की जो श्रेणियां विकसित हुई, उसमें बाद में शोध और अनुसंधान को लेकर खास बात हुई, उसको हमें देखना चाहिए। मैं नाम लेना चाहूंगा किशोरी लाल जी का, किशोरी लाल इलाहाबाद विश्वविद्यालय, किशोरी लाल जी का, और एक 3 बड़े विद्वानों का नाम मैं इस सरणी में लेना चाहूंगा। आलोचना में शुरुआती दौर में सबसे महत्वपूर्ण पाठालोचक जिसे कहा जाता है वो है पद्म सिंह शर्मा। दूसरे जो बड़े पाठालोचक हैं वो हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, और तीसरे जो पाठालोचन के रूप में और जिन्होंने बेहतरीन काम किया वो है किशोरी लाल।
इन तीनों के बारे में जरूर मैं कुछ आपसे टिप्पणी करना चाहूंगा, चूंकि अनुसंधान और सूत्र पर बातचीत हमें करना है। आप ध्यान दें, पद्म सिंह शर्मा द्विवेदी युग के आलोचक, उसी दौर के आलोचक, एक ऐसे आलोचक जिन पर उस दौर के तमाम सारे आलोचना का जो दबाव था उससे मुक्त एक नई शरण विकसित की उन्होंने आलोचना की, पाठ की आलोचना विकसित की, सत्सई संहार जैसा ग्रंथ उन्होंने लिखा बिहारी पर। और ध्यान दें कि बिहारी की कविता को उन्होंने तुलनात्मक तरीके से फारसी की कविता के साथ, उर्दू की कविता के साथ तुलना उसकी की। उस दोहे की तुलना उन्होंने गालिब के शेर के साथ किया। और पद्म सिंह शर्मा ने रीतकालीन कविता में बिहारी और को खासकर बिहारी को लेकर जिस तरह से एक आलोचना को विकसित किया, पाठालोचन को जिस तरह से विकसित किया, वो मायने रखता है, उसे नए सिरे से देखना चाहिए। और वो विकसित इस तरह से उन्होंने किया कि उनके जाने के बाद आप ध्यान दीजिए कि प्रेमचंद जैसा लेखक उनके बारे में जब लिखता है कि हिंदी आलोचना में क्या फारसी, क्या उर्दू, क्या संस्कृत, क्या ब्रज भाषा, इन सब पर गजब की पकड़ रखने वाला आलोचक, हम उनसे असहमत हो सकते हैं लेकिन उनकी प्रतिभा के लिए नतमस्तक हैं हम। और देवी शंकर अवस्थी जैसे आलोचक किस तरह से पद्म सिंह शर्मा की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और पद्म सिंह शर्मा ने हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी जैसा ग्रंथ उनका है। आप ध्यान दीजिए कि उर्दू पर अधिकार रखने वाला आलोचक, हिंदी की ब्रज भाषा पर अधिकार रखने वाला, फारसी की भाषा पर अधिकार रखने वाला, संस्कृत भाषा पर अधिकार करने वाला आचार्य, वो जब रीतकाल की उस कविता का पाठ विकसित करता है तो रीतकाल को देखने का एक नया नजरिया हमारे सामने दिखाई देता है। यहाँ आगे जो चीजें विकसित हुई उसमें दो स्कूल विशेष रूप से इस पर काम करते हैं। एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्कूल है जिसे वैज्ञानिक पाठालोचन का स्कूल कहा जाता है, और दूसरा जो स्कूल है जो साहित्यिक आलोचना को, पाठालोचन को विकसित करता है, वो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग। वहां पर माता प्रसाद जैसे बड़े पाठालोचक और संपादन करने वाले, क्योंकि ये चीज इस तरह से कि रीतिकालीन कविता में जो भ्रष्ट ग्रंथ छपे या पाठ हुआ, पाठानुसंधान हुआ, उनसे अलग इन लोगों ने जिस तरह से इसको विकसित किया, उससे हिंदी आलोचना में, हिंदी पाठालोचन में रीतकाल को देखने का एक नया नजरिया विकसित हुआ। आप ध्यान दें कि रीतकाल में कैसे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हमारे हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आचार्य, और उन्होंने रीतकालीन कवियों को लेकर एक तो हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 भाग 2 उन्होंने लिखा जिसमें श्रृंगार काल वो कहते हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि पाठालोचन की वो परंपरा जो बाद में विकसित होनी चाहिए नहीं हुई, उस परंपरा के बड़े आचार्य हैं। उन्होंने केशव दास पर ग्रंथावली तैयार की, जसवंत सिंह पर ग्रंथावली तैयार की, मतीराम पर तैयार की, बोधा पर तैयार की, धनानंद पर उन्होंने ग्रंथावली तैयार की, उसका पाठालोचन तैयार किया उन्होंने, और ये पूरी परंपरा के साथ उसको विकसित किया। ये इसको भी हमें देखना चाहिए कि रीतकाल की कविता का पाठ किस तरह से किया गया, उसकी विवेचना किस तरह से की गई, उसका अनुसंधान किस तरह से किया गया, उसका शोध किस तरह से किया गया। ये खास चीज है रीतकाल को देखने के लिए। मुझे लगता है इसको इस नजरिए से हमें देखना और परखना चाहिए। एक बात, अब बहुत सारे और भी आलोचना के बारे में बातचीत है, लेकिन मैं एक खास चीजें जो रीतिकाल को देखने के कौन से नए दृष्टिकोण हो सकते हैं उस पर आपको ले चलना चाहता हूं, क्योंकि समय भी हो रहा है, बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारे तत्व हैं, लेकिन मैं सूत्रबद्ध तरीके से कुछ बातचीत, क्योंकि सूत्र ही देना है और 1 घंटे में जो बातें मैं कह सकता हूं। मित्रों, रीतकालीन कविता में एक खास चीज है जिसे कहा जाता है कविता के बारे में कविता का इतिहास बोध। प्रायः कवियों के बारे में बातचीत हम जब करते हैं, कविता पर बातचीत करते हैं, तो वहां जो कविता में दर्ज इतिहास बोध है उसे खारिज कर देते हैं, प्रायः उसे हम सिर्फ कल्पना का विषय मान के छोड़ देते हैं, जबकि इतिहास बोध का एक प्रामाणिक नजरिया उन ग्रंथों में दिखाई पड़ता है। और रीतकाल इसके लिए हमारे पास जखीरे की तरह वो ग्रंथ है। कुछ ग्रंथों का नाम मैं जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा, और ये ग्रंथ इस तरह से हैं कि केशवदास से मैं शुरू करता हूं। केशवदास उस युग के इस मायने में बड़े राइटर हैं, बड़े आलोचक, बड़े आचार्य और कवि हैं कि एक तरफ उन्होंने कवि प्रिया और रसिक प्रिया जैसा ग्रंथ लिखा, छंदमाला, लेकिन दूसरी तरफ उनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जसचंद्रिका। मित्रों, ये जहांगीर
के काल के या मुगल काल के उस दौर को जानने के लिए प्रामाणिक दस्तावेज की तरह है। वीर सिंह देव चरित आप जानते हैं कि जो अबुल फजल की हत्या जो जहांगीर ने करवाई थी इनके साथ मिलकर, उस दौर की पूरी उस राजनीतिक चेतना को लेकर, उस राजनीति के उहापोह को लेकर इस ग्रंथ में वो चीज दर्ज की गई। दूसरी तरफ जहांगीर जस चंद्रिका जैसी रचना अगर आप पढ़िए तो जहांगीर के तई मुगल काल की पूरी राजनीतिक सामाजिक संस्कृति के बारे में यह रचना बयां करती। हमें पढ़ना चाहिए इस ग्रंथ को, नए सिरे से देखना और समझना चाहिए। और केशवदास को पढ़ने के लिए तमाम सारी रचनाएं हैं। केशवदास पर अज्ञे ने बहुत अच्छा काम किया है। केशवदास पर आप देखें तो हमने अभी अंग्रेजी के राइटर्स की बातचीत की और बहुत सारे लोगों ने काम किया है केशवदास पर। इन सब के बीच में भूषण का छत्रसाल दशक जैसा ग्रंथ है। ये उस दौर में शिवाजी पर उन्होंने लिखा है, छत्रसाल दशक पर लिखा है। आप ध्यान दें, सिर्फ कविता की तरह इन्हें नहीं पढ़ा जाना चाहिए, उस दौर के इतिहास का जो पूरा दृष्टिकोण है, जो सांस्कृतिक राजनीतिक इतिहास है, उस पर भी हस्तक्षेप करने वाले ये ग्रंथ। मैं पद्माकर का नाम लेना चाहूंगा। पद्माकर की जो बहुत महत्वपूर्ण रचना है हिम्मत बहादुर बिरदावली, इस जो सुजाउद्दौला के जागीरदार गोसाई अनूप गिरी के बारे में है और उस दौर के पूरे इतिहास की पड़ताल करती है रचना। सिर्फ इसमें व्यक्तित्व के बारे में राजा के नहीं लिखा गया है, उस दौर में इतिहास के, राजनीति की, इतिहास की, संस्कृति की और उस समाज की जो गतिविधियां हैं उस पर हस्तक्षेप करने वाली रचनाएं हैं। इन्हें इस तरह तो रीतकाल का एक दृष्टिकोण यह भी बनता है हमें उस दौर को पढ़ने और देखने का। तीसरे, रीतकालीन कविता को प्राय हम श्रृंगारिक कविता के रूप में भी देखते हैं। सिर्फ श्रृंगारिक कविता और दरबारी कविता के रूप में, चूंकि वो हमारे फ्रेम में उसे बना दिया गया है। लेकिन बहुत सारी रचनाएं ऐसी हैं कि अपने समय की आहटों को पहचानने वाली रचनाएं, और उस समय के आहटों को इस तरह से वो पहचानती हैं रचनाएं कि प्रतिरोध भी दर्ज कराती हैं। एक दो पंक्तियां मैं जरूर आपके सामने कोट करना चाहूंगा कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद का जो विस्तार हो रहा था रीतकाल के उत्तरवर्ती दौर में, उसे पहचानने का काम किया है रीतकालीन कविता ने। पद्माकर की ये पंक्तियां बयां करती हैं इसको। मैं वो पंक्तियां पढ़ रहा हूं आपके सामने कि मीनागढ़ बंबई सुमंद मंदराज बंग, बंदर को बंदर बंद करी बंदर बसाओगे, कहें पद्माकर कसक कश्मीर हूं को, पिंजर सुघेर के कलिंजर छुड़ाओगे, बांका ने दौलत अलीजा महाराज कभो, साज तल पकड़ फिरंगिन भगाओगे। ये शब्द का प्रयोग करते हैं सीधे सीधे। और बहुत सारे और भी कवि हैं, जैसे कवि घासीराम उसी दौर के कवि हैं, बाद के दौर के कवि, जिन्होंने अंग्रेजी राज के उस विस्तारवादी नीति का विरोध वो करते हैं। आप देखें कि उन्होंने लिखा है कि छाण के फिरंगिन को राज में सुधर्म काज, जहां पुण्य होत आज चलो उस देश। ऐसी बहुत सारी कविताएं, मैं उन कविताओं पर नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको सूत्रबद्ध तरीके से ये चीजें बता रहा हूं। ये दर्ज करती हैं कविताएं कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद का जो विरोध है उत्तर मध्यकाल के उत्तरवर्ती दौर में है, उससे हमें एक नए नजरिए से उस दौर की कविता को पढ़ना और समझना चाहिए। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि रीतकालीन कविता में, जो मैंने आपको फिर कहा था उस तरफ फिर मैं ले चल रहा हूं, अपनी बात को अंतिम दौर में मैं ले जा रहा हूं कि चित्रकला, संगीत और वास्तुकला को लेकर रीतकाल को नए सिरे से देखना और परखना चाहिए। सौंदर्य शास्त्र को लेकर, चित्रकला को लेकर एक बेहतरीन काम किया है रमेश कुंतल मेघ ने। रमेश कुंतल मेघ की पुस्तक शील और सौंदर्य, उस पुस्तक में उन्होंने रीतकालीन कविता के तमाम सारे तंतुओं के बारे में बातचीत की है। सिर्फ आंखों पर, या कितने प्रकार की आंखें होती हैं उस पर रीतकाल के जो कवि लिखते हैं, बिहारी को ले लीजिए आप या तमाम सारे कवियों को, वो एक तरफ चित्रकला से भी प्रभावित है और चित्रकलाओं को प्रभावित भी करते हैं। एक बड़े चित्रकला के विशेषज्ञ हैं NC मेहता। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, अंग्रेजी में है वो पुस्तक, उसमें उन्होंने लिखा, वो 4 पंक्ति में पढ़ता हूं कि चित्रकला और संगीत को लेकर और उस पूरे दौर की पूरी चेतना को लेकर कैसे रीतकाल की कविता कैसे आपसदारी विकसित करती है, उसे उस तरह से हमें पढ़ना चाहिए कि द ग्रेटेस्ट राइटर्स वेयर बिहारी, केशवदास एंड मतीराम, एंड दोज टुगेदर furnished a very large amount of the subject matter for the
pictorial fancies of painters who worked at the various courts towards the end of the 18th and the beginning of 19th centuries. ये उन्होंने दर्ज किया है। और इसके साथ साथ मैंने अभी आपको बताया भी कि ताराचंद की पुस्तक है इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर। ये पुस्तक पढ़नी चाहिए, जिसमें वो उस दौर की पूरी जो चित्रकला, संगीत और इन सब का जो असर है उन कवियों पर, और कवियों का जो असर इन सब पर है, उस पर बातचीत करते हैं। और इसी के साथ केसरी नारायण शुक्ल के बारे में मैंने आपसे जिक्र किया कि किस तरह से वो लखनऊ, जयपुर, जोधपुर और कांगड़ा शैली के जो चित्रकलाएं हैं उस पर इन कवियों के प्रभाव के बारे में बातचीत वो करते हैं। इनको देखने का एक नया शोध की एक नई हमें प्रविधि विकसित करते हुए शोध के लिए एक नए विषय के रूप में इन्हें हमें पढ़ना और समझना चाहिए। मैं बात अंतिम दौर की तरफ ले जा रहा हूँ अपनी। मैं कुछ पक्षों की तरफ मैंने इशारा किया। एक पक्ष और जो महत्वपूर्ण है वो है हिंदी और उर्दू कविता का एक समन्वित स्वरूप इस बीच जो विकसित होता है, और लोक की एक छंद लय विकसित होती है, उस पर जरूर बातचीत करनी चाहिए। मित्रों, यह वही दौर है, और इतिहास लेखन में पिछले कुछ दिनों से एक बात सत्य है, पाठ में और इतिहास लेखन में विकसित हुआ कि हिंदी साहित्य का इतिहास सिर्फ हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं है, वो हिंदी उर्दू साहित्य का समन्वित इतिहास है। और उसमें किस तरह से आप ध्यान दें कि ये वही दौर है जिस दौर में मीर होते हैं, जिस दौर में नजीर होते हैं, जिस दौर में गालिब होते हैं। और ये उर्दू पोइट्री का सर्वोत्कृष्ट दौर है, जिसमें उन्होंने कलाओं के बारे में, सौंदर्य के बारे में, प्रेम के बारे में जिस तरह से कविताएं लिखी। मैंने अभी आपको बताया कि पद्म सिंह शर्मा ने गालिब और बिहारी की कविताओं की तुलनात्मक तरीके से उन्होंने पेश किया है, और कई जगह ये सिद्ध किया है कि बिहारी कई जगह गालिब से 20 पढ़ते हैं। कि वो कविता है, मैंने कभी कोट भी किया था कि एक जगह की जो वाके तनकी दशा देखो चाहत आप, सब ने चली देख बिलो किए चली औचक चुपचाप। ये बिहारी लिखते हैं कि नायिका की दशा को अगर देखना है तो उसके सामने एकाएक आप जाए, आप उसके सामने जाओगे तो नहीं पता चलेगा। नायक से वो कहता है कि चुपके से जाओ और अपने उस विरह दशा में उसकी दशा देखो, चुपचाप जाके तब पता चलेगा कि विरह में कैसे नायिका दग्ध है, जल रही है, या विरह में उसकी दशा क्या है। और उसी तर्ज पर गालिब जब लिखते हैं कि उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। उससे बेहतरीन वो दोहा है जिसकी तुलना करते हुए वो लिखते हैं और बताते हैं कि यह दोहा गालिब के शेर पर 20 पड़ता है। इसी तरह से तमाम सारे, कहीं गालिब 20 हैं, और बड़ी दिलचस्प तुलना है वो। ठीक इसी तरह से एक और खास बात है कि उस दौर के एक कवि हैं नजीर। मित्रों, नजीर एक ऐसे कवि हैं जो ब्रजभाषा की रवानी को लेकर, उर्दू भाषा की रवानी, इन सब का रस ग्रहण करके जो जन भाषा है ब्रजभाषा की, जो चलती हुई भाषा है, जिसे खड़ी बोली हम कहते हैं, वो सिर्फ खड़ी बोली नहीं, खड़ी बोली का जो आरंभिक स्वरूप आप अगर देखें आधुनिकता के पूर्व पक्ष में, वो आपको नजीर के यहाँ दिखाई देगा। नजीर रीतिकाल के कवि, और नजीर की उस कविता में बहुत सारे रूप हैं कविता के, जो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे वो कविता जिस तरह से लिखते हैं, सरल सहज भाषा में उन्होंने तिल पर कविताएं लिखी हैं, लड्डू पर कविताएं लिखी हैं, उन्होंने होली पर, दीपावली पर कविताएं लिखी हैं, कृष्ण पर कविताएं उन्होंने लिखी। उनकी कविता की रवानी का एक छोटा सा नमूना मैं 2 पंक्तियों में पढ़ता हूँ कि जाता है हर मजे कोई कुरान बगल मार, कहता है कोई दैर में पोथी के समाचार, पहुंचा है कोई पार, भटकता है कोई ख्वार, बैठा है कोई ऐश में, फिरता है कोई जार, हर आन में, हर बात में, हर ढंग में पहचान, आशिक है तो दिलबर को हर एक रंग में पहचान। ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं। भाषा का जो एक नवाचार है ब्रज भाषा का उस दौर का, उसको देखने की जरूरत है हमें नए सिरे से, और फिर हम पहचान पाएंगे। मुझे लगता है रीतकाल एक समृद्ध युग किस तरह से। मैं ये नहीं कह रहा कि रीतकाल की कविता में सारे सार्थक तत्व ही, मुझे लगता है रीतिकाल को पढ़ने का एक नया नजरिया यहाँ हमें मिलता है। मैं उन सारी बातों की तरफ आपको नहीं ले जा रहा हूँ जिस पर लोगों ने बातचीत बहुत ज्यादा कर रखी है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन दृष्टिकोणों के साथ, भाषा के साथ,
इन हिंदी उर्दू के रिश्ते के साथ आप देखें तो आपको रीतिकाल की कविता में सिर्फ नागर बोध, दरबारी संस्कृति, श्रृंगारिकता ही नहीं नजर आएगी, ये सारे तत्व नजर आएंगे, ये सारे बोध नजर आएंगे जो रीतिकाल को देखने के नया नजरिया हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। फिर मैं कोट करता हूं अपने प्रिय आलोचक विजय देव नारायण शाही को, जो इस युग की उस पूरी कविता के बारे में एक बड़ा खास शब्द देते हैं, सौंदर्यवादी धर्मनिरपेक्षता। और यह वह इसलिए कहते हैं कि एक तरफ यह कविता लोक से सत्व ग्रहण करती है, उर्दू और फारसी से सत्व ग्रहण करती है और संस्कृत से भी सत्व ग्रहण करती है, इन सब के बीच में वह कविता रची जाती है। तो उन्होंने लिखा कि लोक भाषा और लोकमानस मुस्लिम राज के लगभग 700 वर्षों के दौरान दो लहरें नीचे से ऊपर की ओर फेंकता है। लगता है कि दो शक्तिशाली बवंडर धरती और आकाश को जोड़ने के लिए उठते हैं। एक उछाल भक्ति साहित्य के माध्यम से है जिसकी परिणति धार्मिक तत्ववाद में होती है, दूसरी जो उछाल है उसके साथ जो तत्ववाद है वो निर्वैयक्तिक श्रृंगारिकता के माध्यम से होती है, जिसकी परिणति एक तरह से सौंदर्यवादी धर्मनिरपेक्षता में होती है। और ये वो रीतकाल के लिए कहते हैं। मित्रों, रीतकालीन कविता के ये बहुत सारे तत्व और तंतु हैं जिसके साथ हम उसको पढ़ा और परख सकते हैं। अंतिम एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि रीतकाल यह वही युग है जिस युग में एक तरफ दरबार और कोर्ट की इतनी बड़ी पोइट्री लिखी गई, ब्रजभाषा का इतना सृजनात्मक वैभव हमें दिखाई देता है। उसी दौर में लोक में अगर आप पढ़ें तो आपको कृषि संस्कृति से जुड़े हुए तमाम सारे कवि, जिन पर राम नरेश त्रिपाठी ने हिंदुस्तानी एकेडमी से ग्रंथ तैयार किया, घाघ और खड्डई जैसे कवि, जो कृषि संस्कृति को लेकर, जो भारतीय आधुनिकता जिसके बारे में गांधी जी इशारा करते थे, गांधी जी जिसके बारे में कह रहे थे कि भारत में जो भारतीय आधुनिकता है, जो यहाँ की कृषि संस्कृति को लेकर, यहाँ के उद्योग को लेकर, यहाँ के व्यापार को लेकर, यहाँ के रहन सहन को लेकर जो विकसित होती है उसे देखना है तो हमें यहाँ के कवियों की तरफ जाना चाहिए। यहाँ हमें उस सिर्फ वो भक्ति काल नहीं है, भक्ति काल के साथ साथ रीत काल की भी वो कविता है जो सहज भाव से उसको विकसित करते हुए आगे ले जाती है। असल में जो एक हमारे यहाँ आचार्यों की परंपरा, जो नैतिकता के मारे आचार्य हैं या रूढ़िवादिता या मर्यादावाद, इन सब से मुक्त होकर जब वो बातचीत करते हैं तो उसको देखने की जरूरत है। और हमारे समय में जब विमर्श के नव इतिहासवाद, न्यू हिस्टोरिज्म के साथ जब बातचीत करते हैं, जिसे आप ध्यान दीजिए, नव विमर्शवाद, नव उपनिवेशवाद, तमाम सारे शब्द आ गए हैं और इसमें उत्तर आधुनिकता का जो दौर चल रहा है, इसमें चीजें ज्यादा तरल और ज्यादा नए सिरे से देखने के लिए वो हमें कवायद प्रस्तुत करती हैं, हमें नया नजरिया देती हैं। तो रीतिकाल को इन सारे दृष्टिकोणों से हम देख और परख सकते हैं। तो ये मैं नहीं कहता कि सिर्फ वो बड़ा भरा पूरा या मुकम्मल काल ही है, उसमें बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिस पर हम गर्व कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास की उस पूरी समृद्ध विरासत के साथ उसको विकसित करते हैं और उसका एक रूप हमारे सामने, जो भारतीय चेतना का रूप है, भारतीय सौंदर्य का जो रूप है, शास्त्र का जो रूप है, जो लोक का रूप है, उन सब के साथ वो विकसित होते हुए कैसे बढ़ता है। इतिहास बोध का, संगीत का, चित्रकला का, इन सारे रूपों का एक विराट समन्वित रूप रीतिकाल की कविता में आपको दिखाई देता है। इन सब पर खूब रिसर्च हो रहा है, खूब किताबें लिखी गई हैं, हमें उन सबको नए नजरिए से देखना और परखना चाहिए। इसके लिए हमें अपने इतिहास दृष्टि को दुरुस्त करना पड़ेगा, भाषा के बोध को दुरुस्त करना पड़ेगा, इतिहास बोध को दुरुस्त करना पड़ेगा और सबसे बड़ी चीज शास्त्रीय बोध को भी दुरुस्त करना पड़ेगा। आचार्य शुक्ल को सिर्फ खारिज कर देने से हमारा काम चलने वाला नहीं है, हमें वो तैयारी करनी पड़ेगी जिसमें हमें रीतकाल की कविता को पढ़ने या उसके पाठ को नए तरह से विवेचित करने के लिए नई दृष्टि विकसित करनी पड़ेगी। हमें थोड़ा उर्दू जानना पड़ेगा, हमें ब्रज भाषा का ज्ञान होना, सिर्फ पृष्ठ पेषण करके लिखे हुए पर बोल देना महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे लगता है शोध का नया आयाम तब विकसित होता है जब आप पाठ को ठीक से पढ़ते और समझते हैं, आप ठीक से उसका अनुसंधान करते हैं।
एक कवि की कविताओं को ठीक से पढ़कर अगर आपने उसका पाठ कर लिया, अनुसंधान कर लिया, तो आपका सार्थक हो गया पढ़ना लिखना। क्योंकि वैचारिकी में बड़ी-बड़ी बातें कर देना और कि ये चमत्कार बात तरीके से बहुत सारी बातें कर देना ही महत्वपूर्ण नहीं है। तो मुझे लगता है ठहर कर उस दौर के बहुत सारे कवि हैं जिन पर हमें काम करने की ज़रूरत है। नए सिरे से समझने की ज़रूरत है, जो हमारी समन्वित और संश्लिष्ट संस्कृति है उसका प्रतिनिधित्व करने वाले वो कवि हैं जिस पर हम गौरव की अनुभूति कर सकते हैं। तो उन सारे तत्वों की तरफ मैं आपको ले गया। कुछ बातें मैंने बिखरी हुई की। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत अधिकार पूर्वक मैंने बातचीत की, लेकिन मैं बिखरे हुए ही तरीके से जो सूत्र हो सकते हैं, जो तत्व हो सकते हैं अनुसंधान के, पढ़ने के, समझने के, उसकी तरफ मैं आपको ले जाने की कोशिश मैंने की। मैं पुनः अपने युवा मंच, युवा सृजन संवाद के सभी साथियों को प्रणाम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। संतोष भदौरिया जी, बड़े भाई संतोष भदौरिया जी को शुक्रिया अदा करता हूँ। उन तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो लगातार मेरे साथ जुड़े रहे, जिन्होंने बातचीत में शिरकत की, संवाद में शिरकत की, जिन्होंने, और कुछ नया लिख पढ़ रहा हूँ, इस विषय पे सोच रहा हूँ और लगातार मैं सोचता हूँ कि कुछ मैं पाठ को लेकर, कवियों की कविता को लेकर कुछ नया रच सकूं, कुछ कर सकूं और कुछ कह सकूं। ये प्रक्रिया एक नहीं, सामूहिक है। हम सब मिलकर ही कर सकते हैं। आप से फिर संवाद होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम।